आत्मीय भाइयों और बहनों प्रणाम। कैसे हैं आप? आपको पुस्तक जन्म शताब्दी पुस्तक माला 20 शिक्षा व्यवस्था कैसी हो प्रवचन पंडित श्री राम शर्मा आचार्य अपनी आवाज में पढ़कर सुनाते हैं। गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवियों भाइयों, शिक्षा को दूसरी आंख कहा गया है। एक आंख तो वे हैं चमड़े की, जिनसे हमको सामने वाली चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन शिक्षा वह वस्तु है जो सामने से दिखाई नहीं पड़ती और जो आसपास के वातावरण में नहीं है। उन चीजों को भी हम देख सकते हैं पुस्तकों के माध्यम से, जानकारियों के माध्यम से, इतिहास के माध्यम से। हम अतीत काल को, भूत को देख और समझ सकते हैं और भविष्य की संभावनाएं, वर्तमान की समस्याएं, सारी दुनिया में कहाँ क्या हो रहा है, दुनिया भर का क्या स्वरूप है, इन सब बातों को जानने के लिए शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। शिक्षा ना हो तो उसे सिर्फ ये कहा जा सकता है कि उसके दो आंखों में से एक आंख है। वह सिर्फ सामने के और आसपास की चीजों को ही देख सकता है। न उनको भूतकाल समझ में आता है, न इतिहास समझ में आता है, न ये सारी विश्व की समस्याएं समझ में आती हैं। बिना पढ़े और बिना जाने इतनी जानकारी कैसे हो सकती है? साथियों, आदमी संकीर्ण ही बना रहेगा, छोटे दायरे में कूप मंडूक बना रहेगा और आसपास की दुनिया को ही सारी दुनिया मानता रहेगा। शिक्षा बौद्धिक विकास के लिए, शिक्षा मनुष्य में सभ्यता की स्थापना के लिए, शिक्षा मनुष्य को जीविका का ठीक तरीके से उपार्जन कर सकने के लिए अनेक दृष्टियों से, किसी भी दृष्टि से देखा जाए, शिक्षा की नितांत आवश्यकता है। साथियों, शिक्षा का जितना ज्यादा संभव हो सके विस्तार करना चाहिए। जिस आदमी के पास शिक्षा नहीं है, अर्थात पढ़ा लिखा नहीं है, वह पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता, उसको हम एक तरीके से अज्ञानी कहें तो कोई हर्ज की बात नहीं। मनुष्य के ज्ञान के दरवाजे खोलने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है। दुर्भाग्य की बात है कि हमारा देश बड़ी संख्या में बिना पढ़ों का देश है, जबकि दुनिया का कोई भी देश इतना शिक्षित और अनपढ़ नहीं है। सारी दुनिया में शिक्षित ही शिक्षित लोग पाए जाते हैं, जबकि हमारे देश में बहुत अधिक लोग हैं। इनको अनेक तरह की चेतना देने की जरूरत है। शारीरिक ज्ञान, मानसिक ज्ञान, पारिवारिक ज्ञान, राष्ट्रीय ज्ञान, नैतिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान, ये दिमागी शून्यपन दूर करने के लिए ही बताया जाता है। आदमी को इनके लिए पढ़ना पड़ेगा। कोई भी आदमी इतना सारा जीवन संबंधी ज्ञान और सामयिक समस्याओं के बारे में जानकारी सिवाय साहित्य के, सिवाय पुस्तकों के, सिवाय पत्रिकाओं के कैसे प्राप्त कर सकता है? इनको पढ़ने के लिए आदमी के पास शिक्षा का होना आवश्यक है। शिक्षा की आवश्यकता साथियों, जिस तरीके से पेट की भूख मिटाने के लिए रोटी की जरूरत है, ठीक उसी तरीके से मन और मस्तिष्क की भूख बुझाने के लिए शिक्षा की जरूरत है। और यह प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकता है। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए
लोक सेवियों से लेकर के सरकारों तक हर एक के लिए और हर एक को पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य की इस प्रारंभिक आवश्यकता को पूरा करने में कुछ उठा नहीं रखना चाहिए। निरक्षरता को दूर करने के लिए सरकारी प्रयास जो चल रहे हैं वो पर्याप्त नहीं है। भारत सरकार और प्रांतीय सरकारें जिस गति से काम कर रही हैं उस गति से हमारा देश 100 वर्ष में भी शिक्षित नहीं हो सकता, क्योंकि जिस हिसाब से स्कूल बढ़ते हैं और शिक्षा योजना में सुधार होता है उस हिसाब से उसकी अपेक्षा कहीं ज़्यादा तेज गति से आबादी बढ़ जाती है। जब आबादी बढ़ जाएगी तो वो पिछले वाले शिक्षा की दिशा में किए हुए उन्नति के प्रयास भी कम पड़ जाएंगे। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस मामले में पूरे तरीके से सरकार पर निर्भर न रह करके लोक सेवियों के माध्यम से जनता के स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिए। खास तौर से बड़े लोगों की शिक्षा की समस्या है। बड़े लोगों को मरा हुआ तो नहीं माना जा सकता। महिलाएं अपने देश में 50% हैं और 50% महिलाओं में से 10% की शिक्षा है। 90% महिलाएं तो आमतौर से देहातों में रहती हैं और शहरों में भी रहती हैं। उनकी शिक्षा शून्य के बराबर है। ये इतना बड़ा वर्ग विश्व का अशिक्षित बना रहे, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। बड़े दुर्भाग्य की बात है। करोड़ों लोगों में जिनमें किसान आते हैं और मजदूर आते हैं, उनकी शिक्षा का भी सवाल है। बच्चों की बात तो जाने दीजिए। बच्चों के लिए सरकार भी प्रयत्न कर रही है और अभिभावकों का भी ध्यान थोड़ा बहुत इस ओर गया है कि बालकों को शिक्षण दिया जाए। लेकिन बालक जो इस समय है उनकी उम्र 5 साल है, 10 साल है, वो तो कहीं 10-20 साल में इस लायक होंगे कि उनको भी कोई एक समर्थ नागरिक और सुशिक्षित नागरिक बना सकें और वे देश की समस्याओं में और अपने जीवन की समस्याओं में दिलचस्पी ले सकने में समर्थ हो सकें। 20 साल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। हमको आज ही जल्दी से जल्दी ये प्रयत्न करना चाहिए कि अपना निरक्षर देश जितनी जल्दी साक्षर हो जाए उतना अच्छा। प्रौढ़ पाठशाला कैसे चलाएं? आइए साथियों, इसके लिए प्रौढ़ पाठशालाओं की आवश्यकता है और रात्रि पाठशालाओं की। इसका जाल बिछाया जाना चाहिए। ये कार्य लोक सेवियों के द्वारा और सार्वजनिक संस्थाओं के द्वारा किया जाना चाहिए। देहात में किसानों का प्रश्न आता है और शहरों में मजदूरों का प्रश्न आता है। मजदूरों को भी सुविधा नहीं है। उनके बच्चे छोटी उम्र में काम करने लगते हैं। जब थोड़ा सा श्रम करने लगते हैं तो घर वालों को मोह हो जाता है। मोह हो जाता है कि इनको क्यों पढ़ाया जाए। पहले रिवाज भी नहीं था, जब वो समझते थे कि नौकरी तो करनी नहीं है, नौकरी के लिए पढ़ाई होती है। नौकरी और पढ़ाई का क्या ताल्लुक? ये तो मनुष्य के विकास की समस्या है। नौकरी और विकास का कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अब उनको ऐसा करना चाहिए कि जो अशिक्षित लोग हैं उनके लिए, बड़े लोगों के लिए रात्रि के समय की पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए। रात्रि का समय प्रायः कामकाज करने वालों के लिए फुर्सत का होता है। प्रायः सवेरे से लोग काम किया करते हैं और सायंकाल में काम करने की बात खत्म हो जाती है। जीविका, रोटी कमाना अक्सर और अधिकांश लोग दिन में ही पूरी कर लेते हैं। रात्रि का समय जब आता है तो खाना पीना खाने के बाद में अक्सर आदमी को फुर्सत रहती है। अपनी बातचीत करते रहते हैं, गपशप करते हैं, सिनेमा देखते हैं, थोड़ा सा मनोरंजन करते हैं। बस यही ठीक समय है।
ठीक समय है जिसमें कि प्रौढ़ लोगों की शिक्षा एवं समस्याओं का समाधान किया जा सके। रात्रि को जब 7 बजे के करीब सब लोग काम से आकर के और नित्य कर्म करके खाना पीना खा करके जल्दी निवृत्त हो जाएं, तब 7 से 9 तक अथवा ठंडक और गर्मी के हिसाब से इस समय को आगे पीछे बढ़ाया जा सकता है। 2 घंटे की पाठशालाएं चल सकती हैं। शिक्षित लोगों के लिए आवश्यक है कि वो अपना थोड़ा सा समय इसके लिए श्रमदान के रूप में दें और समाज के लिए अनुदान के रूप में दें। पढ़े लिखे लोग यदि उत्साही हों, इस तरह की पाठशाला आपस में मिलजुल करके चला सके, समय का निर्धारण कर लें और किसी दिन ड्यूटी किसी की हो और किसी दिन ड्यूटी किसी की हो, अथवा 1 महीना किसी की हो, अथवा ऐसे लोग हों जो नियमित रूप से समय देने लगे, तो मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में, गांव गांव में रात्रि पाठशालाएं चल सकती हैं। इसके लिए जिन लोगों को संकोच सा लगता है, झिझक लगती है, अपनी तौहीन समझते हैं कि हमारी इतनी बड़ी उम्र हो गई और हम बच्चों के तरीके से पढ़ने क्यों जाएं, ये झिझक हो सकती है। साथियों, रात्रि पाठशाला की उपयोगिता क्या है? उनके पास हमें जाकर के सभा मीटिंग के रूप में उनको बुला लें, अच्छे तरीके से समझाया जाए और शिक्षा की महत्ता को समझाया जाए, बताया जाए, तो मेरा ऐसा ख्याल है कि अगर मनुष्य के व्यक्ति के विकास करने के लिए कुछ सीखने की, लाभ की बात कही जा रही है, तो देर सवेर में उसको मान ही लेना चाहिए। प्रौढ़ लोगों की शिक्षा के लिए रात्रि पाठशालाएं चलाई जानी चाहिए। इतना उनको शिक्षित किया जाना चाहिए कि अपनी ठीक तरीके से पढ़ने लिखने की बात को समझ सकें और संसार में क्या हो रहा है, अपने देश में क्या हो रहा है और भूतकाल में क्या हो रहा था, आज की समस्याएं क्या हैं, उनके समाधान क्या हैं, इस विषय में उनको थोड़ी जानकारी होने लगे। इतना पढ़ना लिखना आवश्यक है। मैं समझता हूँ प्रौढ़ शिक्षा की दृष्टि से स्कूली प्राइमरी स्कूल की, जिसको आजकल 5वां दर्जा कहते हैं, यह योग्यता अनिवार्य रूप से आवश्यक होनी चाहिए। उसके लिए सार्वजनिक क्षेत्र से घोर प्रयत्न करना चाहिए। मित्रों, महिलाओं के लिए प्रौढ़ पाठशालाएं, महिलाओं को रात को बहुत काम करना पड़ता है, उनके पास फुर्सत का वक्त तीसरे पहर का है। 2 पहर की रोटी पानी बना खा करके बच्चों को भेज करके उनके पास अक्सर तीसरा पहर अर्थात 2 से 5 अथवा 3 से 5 या और आगे पीछे, इस समय 2 घंटे का उनके पास समय आसानी से बच सकता है। प्रत्येक महिला को अक्सर यह वक्त फुर्सत का मिलता है। यह फुर्सत का वक्त इस काम के लिए लगाया जाना चाहिए। मोहल्ले मोहल्ले में, गली गली में और गांव गांव में ऐसी पाठशाला लगाई जाएं जिनमें प्रौढ़ महिलाएं पढ़ने के लिए आएं। उनको साक्षरता की दृष्टि से इस लायक बनाया जा सके कि वो अपनी आवश्यक जीवनोपयोगी बातों को सुन सकें, समझ सकें और जान सकें। इस तरह की शिक्षा महिलाओं के लिए तीसरे पहर और पुरुषों के लिए सायंकाल को होनी चाहिए। इस तरीके से शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो अपने लिए बहुत ही उपयोगी और बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। थोड़े दिन में सारा देश साक्षर हो जाएगा, लोगों के अंदर सेवा करने की वृत्ति विकसित होगी। हर आदमी, हर शिक्षक ये अनुभव करेगा कि शिक्षा ऋण को चुकाया जाना चाहिए। शिक्षा की व्यवस्था अत्यधिक आवश्यक है और उसको पूरा करने के लिए हर आदमी को और हर व्यक्ति को किसी न किसी रूप में भाग लेना चाहिए। जो लोग बाहर वालों की सेवा नहीं कर सकते, कम से कम उनको इतना तो करना ही चाहिए कि अपने घर के लोग हैं, बच्चे हैं, बुढ़े हैं, जो घर की अशिक्षित स्त्रियां हैं या अशिक्षित व्यक्ति हैं, उनको पढ़ाने के लिए समय दिया करें। पढ़ाने के लिए समय
दिया करें। उनको आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की पाठशालाओं की आवश्यकता है। मान लीजिए किसी ने मिडिल पास किया है, उसकी इच्छा मैट्रिक पास करने की है, उनको ऐसी सुविधाएं होनी चाहिए, उनके लिए ऐसे ट्यूटोरियल स्कूल होने चाहिए जिसमें कि उस फुर्सत के वक्त में पढ़ सकें। महिलाओं को थोड़ी पढ़ी हुई हैं और आगे पढ़ना चाहती हैं, उनके लिए ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो सायंकाल के वक्त, जो फुर्सत का वक्त है, उसमें वो पढ़ें और पढ़ लिख कर अपनी योग्यता बढ़ाएं, परीक्षा दें और शिक्षा प्राप्त करें और उच्च शिक्षा को प्राप्त करने की अधिकारी हो जाएं। ऐसी व्यवस्था का जमाना एक बड़ी भारी सामाजिक आवश्यकता है, उसको पूरा किया ही जाना चाहिए। बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? साथियों, बच्चों को क्या पढ़ाया जाए? अब बच्चों का सवाल आता है कि बच्चों को क्या पढ़ाया जाए। इसे दुर्भाग्य कहना चाहिए कि हमारे देश में शिक्षा की मनोवृत्ति और शिक्षा का स्वरूप कुछ ऐसा विलक्षण हो गया है कि हर आदमी पढ़ने के साथ साथ में इस बात को जोड़ लेता है कि हमको पढ़ने के बाद में नौकरी मिल ही जाएगी और नौकरी करनी ही चाहिए। नौकरी अर्थात शिक्षा, ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। साथियों, आजकल ये दोनों पर्यायवाची शब्द हो गए हैं। विद्यार्थियों से स्कूलों और कॉलेजों में जाकर पूछा जाए कि आपका भविष्य क्या है और आप क्या करेंगे, उनमें से 99% बच्चों का एक ही उत्तर होगा कि हम नौकरी करेंगे। इतनी नौकरी कहां से आएगी? प्रश्न, जब सारे के सारे देश के नागरिक पढ़ने लगेंगे और हर नागरिक की यह इच्छा होगी कि हमको नौकरी ही मिलनी चाहिए, तो सबको नौकर कौन रखेगा? नौकर की कहीं कहीं जरूरत पड़ती है, फिर क्या होगा? पढ़ाई और नौकरी बिल्कुल अलग अलग बात है। मित्रों, नौकरी का अर्थ यह जरूर है कि शिक्षा के साथ लोगों को इतना ज्ञान और बुद्धि होनी चाहिए ताकि अगर आवश्यकता पड़े तो वह स्वावलंबी बन सके। उनके पैतृक व्यवसाय जो कुछ भी होते हैं उसमें उनको निष्णात करना शिक्षा का काम है। जो किसानों के बच्चे हैं उनको खेती बाड़ी की शिक्षा, पशुपालन की शिक्षा, इसके बारे में आवश्यक जानकारी दी जाना चाहिए और वे बच्चे अपने बड़े होने के बाद में पढ़ लिख करके अपने माँ बाप के तरीके से भी अच्छी तरह खेती बाड़ी करना शुरू करें, पशुपालन शुरू करें, नया उद्योग शुरू करें। ऐसी जानकारी मिले तो किसानों के बालकों को नौकरी तलाश करने की आवश्यकता क्यों हो? शिक्षा का यह उद्देश्य है। किस ओहदे का लड़का है? प्राइमरी शिक्षा लेने के बाद में बच्चों की रुचि और व्यवसाय का निर्धारण वहीं हो जाना चाहिए। ये देखा जाना चाहिए कि नौकरी तो सबको नहीं मिल सकती, आखिर उनको जीविका के लिए क्या करना है। किसान के बच्चों को किसान के लायक शिक्षा, दुकानदार के बच्चों को दुकानदार के लायक शिक्षा, जिनके माँ बाप, जिनके घर वाले व्यापार करते हैं उनको उस तरह की शिक्षा की व्यवस्था कर देनी चाहिए छोटी उम्र से ही। साथियों, प्राइमरी के बाद शिक्षा व्यवस्था कैसी हो? 5वें दर्जे के बाद बेसिक शिक्षा का निर्धारण हो जाना चाहिए। दुकानदार के बच्चों को किस चीज की जरूरत है, हिसाब किताब से लेकर के और व्यापारिक ज्ञान तक उनको पढ़ाया जाना चाहिए। जिस आदमी को सरकारी नौकरी करनी है उसे देखा जाए कि उसको नौकरी की आवश्यकता भी है कि नहीं। उसके लिए सरकार को या दूसरी संस्था को पहले से ही मांग घोषित करनी चाहिए कि हमारे यहाँ प्रतिवर्ष इतने नौकरों की जरूरत पड़ेगी। उन नौकरों की मांग के अनुरूप और अनुपात से
इस तरीके से व्यक्ति विकसित किए जाने चाहिए कि उन नौकरियों में फिट हो सकें और लगभग उतने ही पढ़ें। हर साल नए इंजीनियरों की भर्ती, जिसमें बूढ़े लोगों का रिटायर हो जाना शामिल है और नयों की वृद्धि शामिल है। मान लीजिए 1000 इंजीनियरों की आवश्यकता है, तो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में भर्ती करने के साथ पहले ही देख लेना चाहिए कि 1000 की जगह पर 1500 इंजीनियरों को पैदा करने का इंतजाम किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 1000 इंजीनियरों की ज़रूरत है और 10,000 इंजीनियर पैदा किए जाएं और 9,000 इंजीनियर जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की है, बहुत सारा वक्त खर्च किया है और पैसा खर्च किया है, उनका क्या होगा? इस तरीके से जो नौकरी की बात है उसको पहले राष्ट्रीय आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए, कारखानों की आवश्यकता को ध्यान में रखा जाए और मोटा अनुपात लगाया जाए कि इतने लोगों के लिए नौकरी का स्थान होगा, उतने ही लोगों को शिक्षित किया जाए, खास तौर से सरकारी नौकरियों के बारे में। प्राइवेट नौकरियों की तो बात अलग है, वहाँ उसकी व्यवस्था का अंदाज लगाना मुश्किल है। सरकारी